Hello student, we are back on the topic units and dimension. Guys, just previous video session में हम लोगों ने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स और डायमेंशन निकालना सीख लिया था। हमने आपको ये भी बताया था कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हमने सीखी है, जिसका यूनिट्स और डायमेंशन हमने निकालना सीखा है, उसे हम रट्टा नहीं मारेंगे, क्योंकि रट्टा मारना पॉसिबल नहीं है। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हमें फॉर्मूला पता हो जाए तो बड़े आराम से हम उसका यूनिट और डायमेंशन लिख पाते हैं। क्लियर है गाइज? लेकिन गाइज मैंने आपको दो तीन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बड़ा ही यूज आता है हर टॉपिक्स में, हर जगह पे, और उसके हेल्प से हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की भी डायमेंशंस और यूनिट निकाल लेते हैं। तो यही वजह है कि तीन चार ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हमें याद रहना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, क्लियर है, वर्क और एनर्जी वगैरह जो भी है। तो ये सब चीजें आपको गाइज हमेशा याद रहना चाहिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए गाइज, आज के डेट में हम लोग कुछ नई चीज करने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन में। हालांकि अभी यूनिट्स और डायमेंशन का गाइज एप्लीकेशन नहीं करने वाले, डायमेंशन का डायरेक्ट अभी एप्लीकेशन नहीं करने वाले हैं, बट यूनिट और डायमेंशन को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें और भी है जो हमें आना चाहिए। तो आज के डेट में गाइज कुछ तो बेसिक कंसेप्ट हम लोग आज सीखेंगे, कुछ ऐसी चीजें समझेंगे जिसमें ये हमें पता पड़ेगा कि कौन ऐसी चीज है जिसकी डायमेंशन नहीं होती है। इक्वेशन में जरूर इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी में जरूर वो आएंगे, बट फिर भी उसकी डायमेंशन नहीं होगी और यूनिट भी नहीं होगी नेचुरली। और गाइज हम लोग ये भी सीखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है। आपने हो सकता है आपने इन चीजों के बारे में सुना होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। काफी सवाल यहां से पूछे जाते हैं और सवाल का लेवल गाइज बहुत ही लो होता है। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि हाँ भाई अच्छे लेवल का सवाल है, बट गाइज कुछ भी नहीं होता है, बिलीव मी। अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सब पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो कंसेप्ट करने वाले, कुछ बेसिक चीज और फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग कुछ बेसिक चीज कर लें। अब बेसिक चीजों में हम लोग पॉइंट वाइज चीजों को लिखेंगे, है ना, जो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो पहले जो चीज है वो ये है कि कहीं भी इक्वेशंस वगैरह में, कहीं भी फिजिक्स की इक्वेशंस में, जिसको हम फिजिकल इक्वेशंस कह सकते हैं, तो उसमें अगर कहीं भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन दिख जाए, क्लियर है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह वगैरह दिख जाए, तो उस साइन थीटा की कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती है। एक्चुअली गाइस साइन थीटा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स की रेशियो होती है, या टेन थीटा या जो भी टी रेशियोज की बात करें, तो दो साइड्स की रेशियो होती है। तो भैया उसका डायमेंशन कैसे आएगा? मीटर से मीटर तो कैंसिल हो जाएगा। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? सो गाइज ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज डायरेक्ट लिख सकते हैं टी रेशियोज, क्लियर है, और साथ साथ टी रेशियोज के अंदर में एंगल डालते हैं, और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये आपको मैंने पढ़ाया है, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, हालांकि यूनिट होती है। ठीक है गाइज, एंगल और फिर सॉलिड एंगल ये जान लेना चाहिए आपको। सॉलिड एंगल भी उसी का एक पार्ट होता है। तो गाइज सॉलिड एंगल की भी देखा जाए तो डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। ऊपर एरिया, नीचे आर स्क्वायर होती है, आपको अच्छे से याद होगा तो ऊपर एरिया और नीचे आर स्क्वायर। तो एरिया का भी डायमेंशन मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर का भी डायमेंशन मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो कोई डायमेंशन नहीं होगा सॉलिड एंगल का भी। और एंगल का तो आपको पता ही है, थीटा इक्वल्स एल बाई आर। एल का भी कोई डायमेंशन नहीं, और आर का भी, सॉरी मतलब एल का यूनिट मीटर और आर का यूनिट मीटर से मीटर कट जाएगा, तो फाइनली कोई डायमेंशन नहीं। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? तो ये चीजें मैंने गाइस आपको बता रखी। तो टी रेशियोज और उसके अंदर में जो डालते हैं दैट इज एंगल्स राइट, हैव नो डायमेंशंस। इस बात को हमेशा दिमाग में रखेंगे कि टी रेशियो और एंगल्स के कोई डायमेंशन नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी अगर हमसे कोई पूछे साइन थीटा टाइप का हो और पूछे कि इसका डब्बा क्या होगा, डब्बा का मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, तो आप लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 यही कर पाओगे? तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब सबकी वैल्यू 1, यू कहें तो सबकी वैल्यू 1, ऐसा कर सकते हो आप। तो ये चीज है गाइस। सिमिलरली साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह आप समझ रहे हो सब कुछ। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो इसकी वैल्यू भी हम चाहें तो 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली गाइज अगर कोई एंगल हो जाए, जैसे थीटा हो जाए, तो थीटा की भी डायमेंशन क्या होगी? 1। क्लियर है? सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, पावर्स जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, यानी जो पावर्स होते हैं या फिर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं,
उनकी भी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। जैसे टी रेशियोज, और टी रेशियोज किस पे अप्लाई होता है? एंगल पे, तो एंगल की भी और वो। उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड पावर्स, पावर्स मतलब एक्सपोनेंट्स, हैव नो डायमेंशन। यूनिट्स भी नहीं होती, डायमेंशन भी नहीं होती। क्लियर है? मतलब समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि e की पावर x कहीं कोई लिखा रहे ऐसा, तो ये पावर हो गया और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट? एंड दिस x इज व्हाट? दिस इज एक्सपोनेंट, राइट? तो अगर मैं e की पावर x कहीं भी दिख जाए तो इस तरह का मैं अगर लिखूं, मतलब इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखने की कोशिश करूं, दैट वुड बी 1 मतलब इसका कोई m की पावर 0, l की पावर 0 वगैरह वगैरह होगी, तो सब तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि समथिंग की पावर 0 1 आती है। और अगर मैं x के बारे में बात करूं तो x के भी तो दो चीजें दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लॉग की तरह लॉगरिथमिक फंक्शन और उसकी आर्गुमेंट, मतलब लॉग के अंदर में जो क्वांटिटी डालते हैं उसकी भी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। तो आप लिख सकते हो लॉग एंड इट्स आर्गुमेंट हैव नो डायमेंशन, राइट? अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लिया जाए कि लॉग कहीं पे ऐसा कुछ लिख दिया गया, मैं कुछ बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे 3x² ऐसा लिख दिया, क्लियर है? ऐसा लिख दिया। तो लॉग, पहली बात कि अगर हमसे कोई पूछे कि लॉग 3x² ये पूरा होल क्वांटिटी, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। और अंदर में जो क्वांटिटी है इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, मतलब m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, मतलब ऐसा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है और होपफुली ये चीज आपको पता है। कॉन्स्टेंट्स एंड रेशियोज, स्पेशल कांस्टेंट को छोड़ दें, क्योंकि कांस्टेंट बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होती हैं, उनकी यूनिट्स और डायमेंशंस होती है। बट जो जनरल कांस्टेंट्स हैं, नंबर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नंबर्स और रेशियोज, इनकी कोई यूनिट्स और डायमेंशन नहीं होती। तो इस चीज को भी आप लिख लो, नंबर्स एंड रेशियोज हैव नो डायमेंशंस, राइट? जैसे कोई 3 नंबर दे दिया, जैसे यहीं पे देख लो 3 का कोई यूनिट और डायमेंशन कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर है। क्लियर है? तो 3 का कोई पूछे, सो दिस इज 1। क्लियर है? कोई भी रेशियोज आ जाए, ठीक है, तो जैसे रेशियोज में जैसे आपने म्यू देखा होगा, याद होगा म्यू था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये भी तो कहीं ना कहीं रेशियो है सेम चीज़ों का, राइट? सेम चीज़ों का रेशियो के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसकी भी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। क्लियर है गाइस? तो सिंपल मैं इसमें बेसिकली मैं कांस्टेंट्स के बारे में इन्फॉर्म कर रहा हूँ आपको कि कोई भी कांस्टेंट्स होगी उसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं लिखेंगे, अगर कभी आता है तो उससे हम लोग हटा देंगे। ठीक है गाइस? तो ये जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइस, वो हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि अभी जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करेंगे उसमें इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा यूज आने लगेगा। ठीक है? तो चलिए गाइस, इतनी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब हम लोग आगे आते हैं जिसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं, एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए गाइस, नेमिंग से ही बहुत कुछ स्पष्ट है। यहां होमोजेनिटी का क्या मतलब होता है? होमोजेनियस का मतलब सब जगह एक समान तरीके से, तो यहां पे डायमेंशनली होमोजेनियस की मैं बात कर रहा हूं। डायमेंशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से होमोजेनियस का क्या मतलब हुआ? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट करता है कि कोई भी फिजिक्स में इक्वेशंस हमने लिख रखी है, एनी फिजिकल इक्वेशंस, राइट, तो उसमें बहुत सारे टर्म्स यूज होंगे, जैसे s इक्वल्स ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, फिजिक्स की एक इक्वेशन है जिसमें s एक टर्म है, ut भी एक टर्म है और हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर भी एक टर्म है। तो कोई भी फिजिकल इक्वेशंस की हर टर्म की, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो या सारे के सारे लेफ्ट में ही हो, वो अलग इशू है, तो किसी भी फिजिकल इक्वेशन की हर टर्म की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। डेफिनेटली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हर टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? इक्वल। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो चलिए इस बात को समझते हैं। द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म of a physical equation
इज सेम, राइट। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। गाइस इसको हम कुछ दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर फिजिक्स में कोई ऐसी इक्वेशंस हैं जो प्लस के द्वारा कनेक्टेड है या फिर माइनस के द्वारा कनेक्टेड है, तो प्लस से पहले जो टर्म है और प्लस से बाद में जो टर्म है, यानी जो जो टर्म्स प्लस और माइनस से कनेक्टेड है, उन सारे टर्म्स की यूनिट्स और डायमेंशन सेम होगी। गाइस इसका बेस आपको मुझे लगता है बहुत बेसिक क्लासेस वगैरह में भी आपको दिया गया है, क्योंकि गाइस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो जो ऑपरेटर है ये थोड़े अलग वैरायटी के हैं। अगर मेरे को मल्टीप्लाई करनी हो तो मैं स्पीड में टाइम से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है, जब जरूरत होगी तो मैं कर सकता हूं, क्लियर है। लेकिन कभी भी स्पीड में टाइम को हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि एडिशन जो होती है वो सेम कैटेगरी वालों के बीच होती है, और एडिशन का जस्ट उल्टा कर सकते हो आप सब्ट्रैक्शन। तो गाइस एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही सेम वैरायटी, सेम नेचर वाली चीजों के बीच करी जाती है। आपने बच्चे में कभी सुना भी होगा कि 4 गधे और 5 घोड़े कितने हो गए, तो आप बोलते थे कि क्या 4 5 9 हो गए? नो, ऐसा कभी नहीं बोल सकते थे, बिकॉज यहां पे सेम नेचर की चीजें नहीं है कि गधे में मैं घोड़े को नहीं जोड़ सकता और घोड़े में मैं गधे को नहीं जोड़ सकता। हाँ, लेकिन मैं बोलूं कि 4 गधे और 5 और गधे, तो 9 गधे हो गए। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? तो इस तरह की चीज गाइज आपने बहुत पहले के डेट में कर रखा है और आज भी बहुत अच्छे से यूज करते आ रहे हो फिजिक्स में या फिर कहीं मैथमेटिक्स वगैरह में भी। तो वही बात यहां पे बोली जाती है कि फिजिक्स में कहीं भी कोई इक्वेशन हो और वो प्लस के द्वारा कनेक्टेड हो या फिर माइनस के द्वारा कनेक्टेड हो, तो जितने भी टर्म्स कनेक्शन में हैं वो सारे टर्म्स डेफिनेटली सेम नेचर की होंगी। वैल्यूज भाई अलग अलग होगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ उनकी जो नेचर होगी, मतलब वो उनकी जो डायमेंशन होगी, उनकी जो यूनिट होगी, वो एक ही प्रकार की होगी। अगर एक की यूनिट नहीं हुई तो किसी की भी यूनिट नहीं होगी। अगर एक की यूनिट वेलोसिटी की हो गई तो सारे जो फिजिकल क्वांटिटी प्लस या माइनस के द्वारा कनेक्टेड है सबकी यूनिट्स और डायमेंशन उसी तरह से होगी जो किसी एक की है। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइज? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू सॉल्व द क्वेश्चन गाइज। बहुत बड़ा हिंट है ऐसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इसको भी हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, हालांकि ये इसी चीज का एक्सटेंशन कह सकते हो। सो इफ 2 or more physical quantities या फिजिकल क्वांटिटीज, या आप इसको ज़्यादा बेटर हो टर्म्स कर सकते हो, टर्म्स कहो तो ज़्यादा बेटर है, आर कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस, देन द डायमेंशन ऑफ each term must be same। इसका यही मतलब है, इसका पूरा मतलब मैं समझाता हूँ गाइज। कहीं इसका या फिर इसका मतलब जैसे y इक्वल्स कहीं a प्लस बी प्लस सी लिख दिया गया, तो क्या ये एक फिजिकल इक्वेशन है? मान लो कि है, तो अगर है तो पहले तो इसके हेल्प से मैं बोलूं तो हर टर्म जो है उनकी डायमेंशन क्या होगी? बराबर होगी। या फिर इससे आप बोलो तो बात वही है कि प्लस के द्वारा जो कनेक्टेड है उन सबकी डायमेंशन बराबर होगी। क्लियर है गाइस? ये चीज आपको समझना चाहिए। और ऐसे भी इसको सोचने की चीज है कि अगर ये कुछ मीटर में आएगा तो ये भी मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा, तो जोड़ने के बाद रिजल्ट फाइनल क्या आएगा? मीटर में। मतलब जो y आ गया वो फाइनली किस में आएगा? मीटर में ही आएगा। ऐसा थोड़े ना कि इसको मीटर मीटर कर रहे हैं और लास्ट में जोड़ा तो सेकंड में आ गया, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो साफ क्लियर है कि जो इन सारे टर्म्स का मिलकर के जो यूनिट्स या डायमेंशन होगा या जो इंडिविजुअल का यूनिट और डायमेंशन होगा वही नेचुरली क्या होगा? y का भी होगा। सो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली गाइज हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे s इक्वल्स फिजिक्स में ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर एक इक्वेशन होता है, राइट? तो यहाँ पे 3 टर्म्स दिख रही हैं, ये वाली और ये वाली। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ s की डायमेंशन फॉर्मूला और ut की जो डायमेंशन फॉर्मूला है और हाफ ऑफ at स्क्वायर की जो डायमेंशन फॉर्मूला होगी, ये सब के सब क्या होंगी? इक्वल होगी। सो दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? सो बहुत ही आसान चीज आप सीख रहे हो। तो पहले इन सब छोटी छोटी चीज़ों को एक बार कॉपी कर लो, इसको एक बार दिमाग में रखना है, कोई सब बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। और फिर उसके बाद गाइज आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए और अब हम लोग कुछ सवाल करेंगे गाइज, वहाँ से आपका ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, कैसे हम अलग अलग वैरायटी के सवाल को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले इसको कॉपी कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके कुछ सवाल टैकल करने की कोशिश करते हैं।
तो आइए छोटे छोटे सवाल से मैं आपको फील करवाता हूँ पहले। स्पीड या वेलोसिटी, चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि वेलोसिटी आपने कहीं देखा कि इस तरह से मेंशन है कहीं पे भी, ऐसे a प्लस बी टी स्क्वायर, राइट, ऐसे कहीं पे दिया हुआ है कि भी डिपेंड कर रही है ए बी और टी पर कुछ इस तरीके से, a प्लस बी टी स्क्वायर इस तरह से गिवन है, ठीक है। और a के बारे में पता नहीं है, b के बारे में पता नहीं है, ये सब अननोन क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। सो आपको ये पता करनी है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी a एंड b, और v स्पीड ही है और t टाइम ही है, जहाँ v और t यूजुअल उनका मीनिंग है, बस a b के बारे में पता नहीं है। अब इस सवाल को हम लोग कैसे टैकल करेंगे? तो बहुत ही आसान है गाइज। अब आप बोलोगे कि सर इन दोनों को जोड़ रहे हो, तो जोड़ने के बाद जो भी आएगी कहीं ना कहीं वो तो v की ही डायमेंशन के बराबर आएगी, क्योंकि ये पहली बात कि इसकी डायमेंशन इक्वल होगी। अच्छा, और इक्वल होने के बाद जब जोड़ेंगे तो वापस जो क्वांटिटी मिलेगी वो मिलेगी v, तो v के डायमेंशन की तो बराबर होगी। अच्छा, तो बेहद आसान है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करें तो जो v की डायमेंशन होगी वो a के डायमेंशन के इक्वल होगी। अच्छा, ये तो a का डायमेंशन यहीं से पता पड़ गया, क्योंकि v का डायमेंशन हमें पता है LT - 1, इसे तो याद रखना था हमें। सो दिस इज योर आंसर, इसमें कुछ खास है भी नहीं। अब फिर आप बोलोगे सर a की डायमेंशन तो BT स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगी। हाँ जी बिल्कुल, और a की डायमेंशन v के बराबर, जो कि ऑलरेडी निकाला हुआ है हमने। b को बाहर कर लेते हैं क्योंकि b के बारे में पता नहीं है, बट यह t स्क्वायर है, ऐसा लिखते हैं। सो b की जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन फॉर्मूला होगी, t स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। सो ऐसा कुछ हो जाएगा फिर। सो LT एंड दिस इज -3, क्लियर। अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी पता नहीं एग्जिस्ट कर रही है नहीं करती है, डोंट केयर, बस इतना सा पता है कि भाई b जो भी चीजें होंगी उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला ये रही होगी। इज इट क्लियर? तो ये चीजें दिमाग में हम लोग रखेंगे। अब इसी टाइप का कुछ और छोटा छोटा सवाल भी मैं दे सकता हूँ, पहले इजी, मतलब इस टाइप का मैं देता हूँ, आपको बेटर होगा। S इक्वल्स मैंने a t प्लस b, समझेंगे अच्छे से, v t स्क्वायर मैंने दे दिया, समझेंगे अच्छे से, बस यूं ही मैंने लिख दिया। S इक्वल्स ए टी प्लस बी भी टी स्क्वायर, जहां S क्या है मैं लिख देता हूं, S क्या है तो डिस्टेंस है, V जहां स्पीड है एंड T जहां टाइम है। यानी इसमें बचा कौन है? A और B। तो नेचुरली आपसे क्या पूछा गया है? A और B की डायमेंशन फाइंड आउट कीजिए, ये दोनों आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही सिंपल तरीका है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। तो S की डायमेंशन, पहली बात, क्या S की डायमेंशन AT के बराबर होगी? हाँ जी बिल्कुल। और क्या AT की डायमेंशन B भी T स्क्वायर के बराबर? बिल्कुल। या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि B भी T स्क्वायर की जो डायमेंशन फॉर्मूला होगी वो S के इक्वल होगी। दिस इज क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड गाइज। तो S इक्वल्स AT हो जाएगी, और S तो आपको पता ही है L, A पता नहीं है, बाहर करते हैं, और T का तो पता ही है। सो व्हाट इज A? दिस इज क्वाइट इजी, T से डिवाइड करो, फाइनली LT - 1 ऊपर चला जाएगा, ये आपके आंसर हो जाएंगे। सिमिलर गाइज, अगर मैं B भी T स्क्वायर की डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं, सो ये S के इक्वल होगी और S की डायमेंशन L के इक्वल होगी। क्लियर है गाइज? सो यहां से अगर मैं B निकाल लूं, सो S, राइट, या फिर मैं डायरेक्ट L लिखता हूं या SC लिखता हूं, चलो इजी है, कुछ भी नहीं, डिवाइडेड बाई भी T स्क्वायर। अब फटाफट लिखते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला S होता है, S का L होता है, V का तो अभी पता है आपको LT - 1, और दिस इज व्हाट? T स्क्वायर। सो एक T बचेगा यहाँ पे, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो T की पावर -1 फाइनली। तो B की डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या गाइस बहुत आसान है? बिल्कुल आसान है। अब चलिए गाइस, मैं यहाँ पे एक दो सवाल आपको देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करेंगे, पहले क्वेश्चन अच्छे से विजुलाइज करेंगे, फिर वीडियो को पॉज करेंगे और फिर सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन करके फिर सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है गाइस, चलिए देखिए। ऐसा गिवन है S इक्वल्स A प्लस बी टी स्क्वायर प्लस C बाई D प्लस T, और आपसे पूछा गया है
फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज करें, सॉल्यूशन करें और फिर सॉल्यूशन को देखिए। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो गाइस अगर आप अच्छे से बात कर रहे हैं यहां पे, तो एस की डायमेंशनल फॉर्मूला ए के इक्वल, फिर बी टी स्क्वायर की एस के इक्वल बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर ये पूरी क्वांटिटी की इसके बराबर बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, थोड़ा समझते हैं अच्छे से। तो अगर गाइस मैं एस की डायमेंशन की मैं बात करूं तो वो किसके इक्वल होगी? ए के इक्वल होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और एस तो टी एल के इक्वल होगी। तो ए की डायमेंशन तो हमने पता कर लिया। अब मैं बी टी स्क्वायर की बात करूं, ये तो जस्ट रिपीट हो रही है पहले की तरह, और एस की होती है एल, तो मैं बी निकालूंगा तो टी स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। सो एल नीचे टी स्क्वायर, सो एल टी -2, राइट। सो ये तो हमने कर लिया, हमने बी वाला भी कर लिया। अब ये भी कर लेते हैं सी वाला। लेकिन गाइस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं अगर मैं बोलूंगा तो सी बाई डी प्लस टी की डायमेंशन एस के इक्वल होगी। समझ पा रहे हो? सी बाई डी प्लस टी, पूरे क्वांटिटी की डायमेंशन एस के इक्वल होगी। डायरेक्ट सी का डायमेंशन एस के इक्वल थोड़े ना होगी। और डी आपको पता है नहीं तो फिर सी का कैसे निकालोगे? सी और डी दोनों फंसा हुआ है। लेकिन कहीं एक थोड़ी सी अकल लगाओ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि गधे में गधे जुड़ रहा है, घोड़े में घोड़े को जोड़ते हो, राइट। सो यहां पे अगर आप अच्छे से बात करो, चाहे जो जिस हाल में है बस उस हाल की चर्चा करते हैं। अगर इसने डी में टी को ऐड किया है तो गारंटी डी जो होगी वो टाइम की तरह होगी, टाइम वाली ही चीज होगी। नहीं तो फिर जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कोई भी क्वांटिटी कहीं भी जुड़ रही हो, किसी के पावर्स में जुड़ रही हो, किसी के बेस में जुड़ रही हो, लॉग के अंदर जुड़ रही हो, वो अलग बात है। तो अगर वो जुड़ रही हो तो जुड़ने वाली दो क्वांटिटी की यूनिट्स और डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो गाइज हम लोग पहले इन दोनों का इक्वेशन लिखने से पहले डी के बारे में फैसला कर लेते हैं। तो गाइज यहां पे अच्छे समझते हैं, क्या डी की जो डायमेंशन होगी क्या वो टी के इक्वल होगी? बिल्कुल बिल्कुल गाइज, एंड दैट विल बी टी। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर मैं पूछूं कि डी प्लस टी की डायमेंशन क्या होगी, अरे तो ऑब्वियस ही बात है भाई, ये भी मीटर, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, 2 सेकंड को जोड़ेंगे तो वापस से सेकंड ही मिलेगा ना। तो हमें तो बस यूनिट से मतलब है या डायमेंशन से मतलब है, तो सेकंड ही मिलेगा। सो दिस इज सेकंड मतलब टी, टाइम। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ये ऐसा कैसे हो गया, या इसका डायमेंशन टी होगा, इसका डायमेंशन टी होगा, टी 2t हो जाएगा। ऐसा सोचते हैं बहुत बच्चे। यार मैं वो थोड़े ना बोल रहा हूं, मैं जोड़ने के लिए थोड़े ना बोल रहा हूं। मैं आपको 4 मीटर प्लस 6 मीटर, 4 और 6 10 मीटर, मैं मीटर की बात कर रहा हूं, मैं नंबर की बात थोड़े ना कर रहा। नंबर की बात करोगे तो नंबर की कोई डायमेंशन होती भी है क्या? 10 मीटर हो रही है तो क्या 10 की कोई डायमेंशन होगी कि मीटर में केवल आएगी? केवल मीटर में आएगी, तो नंबर से कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज मत करना। सो डी अगर सेकंड में है, टी सेकंड में है, तो सेकंड प्लस सेकंड इज सेकंड फाइनली, सो टी ही, कंफ्यूज नहीं होना है। सो दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड गाइस। तो इसकी पूरी की पूरी डायमेंशन क्या होने वाली है? ऑब्वियसली टी के बराबर। सो चीजें खत्म हो गई। अगर मैं एस की डायमेंशन की बात करूं तो क्या गाइस पूरे ऐसा लिख सकता हूं? बोलोगे हाँ सर। अब यहां पे सी की डायमेंशन और इसकी डायमेंशन तो टी के इक्वल ही है, तो सी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? देख लो, इसकी एल होती है और वहां से टी उठा के ले आएंगे। सो दिस इंप्लाइज सी की डायमेंशन हो जाएगी एल टी। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? एक आंसर यहां हुआ, एक आंसर आपका यहां पे हो गया और एक आंसर यहां पे हो गया, और डी वाली तो कहीं हमने किया हुआ। ठीक है, तो ये चीजें हैं गाइज। होपफुली गाइज आप एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ भी खास नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है, राइट। पहले कॉपी कीजिए, कुछ और सवाल प्रैक्टिस करेंगे। चलिए गाइज कुछ और सवाल लगाते हैं, और सवाल मैं लिखूंगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे, पहले आप उसे सॉल्व कर लेंगे, फिर आंसर टैली करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अभी मैं थोड़ा सा फोर्स को लेता हूं, राइट। ऐसा फोर्स लिखा हुआ है ए साइन बी टी प्लस सी कॉस, मैं कुछ लिख देता हूं यहां पे डी बाई टी स्क्वायर।
ऐसा, राइट, ये पूरा एंगल है। तो यहां पे जो अननोन क्वांटिटीज दिख रही हैं वो A, B, C एंड D दिख रही है। T जहां टाइम है, F जहां फोर्स है, मैं लिख देता हूं F जहां फोर्स है और T जहां टाइम। तो आपसे पूछा गया है फाइंड डायमेंशन ऑफ A, B, C एंड D। चलिए वीडियो को पॉज करें और एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में गाइज अगर आप अच्छे से वाच करें तो पहले ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए हमें कहीं ना कहीं एंगल दिख रहा है इसमें। अब बोलोगे हाँ सर एंगल दिख रहा है, एंगल कहां कहां है? तो साइन के घर में जो क्वांटिटी होती है वो तो एंगल ही होती है, कॉस के घर में जो क्वांटिटी होती है वो एंगल ही तो होती है, ऑब्वियस सी बात है। और एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। लेकिन गाइज आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर यहां BT है, यहां तो T का डायमेंशन आने लगा, T का डायमेंशन आने लगा। अरे इसका मतलब है कि B की डायमेंशन ऐसी हो जाएगी कि T के डायमेंशन को कैंसिल कर जाएगी, क्योंकि कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। सो साफ क्लियर है गाइज। अगर हम डायरेक्ट भी लिखें, यहां पे हम एक थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एंगल्स हैव नो डायमेंशन, राइट। सो गाइज BT की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, 1 लिखेंगे तो B की डायमेंशन क्या होगी 1/T। और दिख भी रहा था ना गाइज, दिख भी रहा था कि कहीं ना कहीं जो टाइम की डायमेंशन होगी उसके अपोजिट होनी पड़ेगी, तभी तो अगर बगल में जो टाइम का है सेकंड है या फिर T है तो बगल में 1/T हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या मेरी बातें गेट करो? और गाइज ये कैंसिल केवल क्या हो रहा है, इसका यूनिट हो रहा है, नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है। कंफ्यूज मत करना कि सर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी क्या, नो गाइज, मैं इसकी यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं या डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। वंस अगेन गाइज अगर मैं D/T² की बात करूं, राइट, सो AB तो 1 हो जाएगी, तो D की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, टाइम स्क्वायर T² के इक्वल। सो इजी टू अंडरस्टैंड गाइज, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, यहां तक तो क्लियर है। अब गाइज एक बात और, जैसा कि आपको पता है कि T रेशियोज की डायमेंशन नहीं होती है, T रेशियोज हैव नो डायमेंशन। अच्छा, इसका मतलब एज ए होल मैं इसकी बात करूं, अंदर में क्या है आई डोंट केयर, एज ए होल की बात करूं तो क्या इसकी डायमेंशन फॉर्मूला कुछ नहीं होगी, मतलब 1 होगी। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं cos B/T² की बात करूं तो एज ए होल इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ भी नहीं होगी, बिल्कुल गाइज यही होगी। अच्छा, तब तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके f की डायमेंशन गौर से देखेंगे, f की डायमेंशन क्या A sin BT ऐसे कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाऊंगा। और f की डायमेंशन तो MLT-2 हमने आपको सिखा रखा है, बोला था कि इसको याद कर लेना है, काफी काम करता है ये। A को थोड़ी देर के लिए बाहर करते हैं और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला तो कुछ होती ही नहीं है, अभी यहाँ पे सिखाया आपको। तो गाइज A की जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगी वो हो जाएगी MLT-2। और सिमिलरली गाइज f की डायमेंशन C cos D/T² के इक्वल। तो सिमिलरली मैं लिख देता हूँ, कुछ खास करना नहीं है, C की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगी वो f के इक्वल होगी एंड दिस इज व्हाट MLT-2। तो आपका एक आंसर यहाँ पे हो गया, एक आंसर यहाँ पे हो गया और एक आंसर अपना यहाँ पे दिख रहा है, राइट। और वापस यहाँ पे A का डायमेंशन हो गया, B का भी डायमेंशन हो गया। क्लियर है गाइस? कुछ भी खास नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल लगाते हैं। ऐसा है, ठीक। F इक्वल्स AE की पावर BT² प्लस B² साइन 2T/C, ऐसा है। और ऑब्वियस ही बात है कि ABC का डायमेंशन पूछा गया है ना, ABC का डायमेंशन पूछा गया है। क्लियर है? यहाँ B नहीं कर लेते हैं क्योंकि B 2 बार आ गया, तो यहाँ पे कुछ D कर लेते हैं। फाइंड डायमेंशन ऑफ A, डायमेंशन ऑफ B, C एंड D। चलिए वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ये पावर है, और फिर एंगल के बारे में बात करते हैं। तो पावर्स की कोई यूनिट और डायमेंशंस नहीं होती है,
तो डी टी स्क्वायर की कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगी, मतलब दिस इज 1, तो d इक्वल्स 1/t स्क्वायर, सो d विल बी गाइस, फास्ट करने की कोशिश करते हैं, बच्चे की तरह बार बार नहीं करते हैं, क्या ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल 1/t स्क्वायर यानी 1 समझ रहे हो, कुछ भी खास नहीं है। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं 2t/c। अच्छा ये तो एंगल है, 2t/c ये तो एंगल है, और एंगल की कोई डायमेंशन होती नहीं है, और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कुछ भी नहीं होता। अब t/c, अब c को ऊपर ले जाएंगे t, तो c की जो डायमेंशन होगी वो t के इक्वल होगी। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज अगेन योर आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब इसमें देखते हैं, बहुत ही सिंपल बात है ना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का खुद में भी कोई डायमेंशन और यूनिट नहीं होती, तो एज ए होल ये कट गया, मतलब 1, एज ए होल ये भी नहीं होगा, तो एक ही डायमेंशन एफ के इक्वल, तो डायरेक्ट लिखते हैं गाइस, डायरेक्ट लिखते हैं चीज़ों को, तो एक ही डायमेंशन, या फिर अगर आपको लिखना है पूरा डिटेल के साथ तो आप इस तरह से लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक बार MLT-2 ए को बाहर करते हैं और इसकी डायमेंशन तो हम लोग डेफिनेटली 1 लिखेंगे, खत्म कहानी। सो ए की डायमेंशन हो जाएगी MLT-2, क्लियर है गाइस। एंड बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगी, साइन वाले तो खत्म हो जाएगा, एफ के डायमेंशन के इक्वल, और इसका होता है MLT-2, राइट। सो बी की डायमेंशन स्क्वायर रूट हो जाएगी, स्क्वायर रूट का मतलब m की पावर हाफ, l की पावर हाफ और t की पावर नेचुरली -1 हो जाएगी, क्लियर है गाइस। मतलब सब पे हाफ पावर चढ़ाना पड़ेगा, क्लियर है ऐसा। सो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ रही है, कुछ भी खास नहीं है। तो गाइज क्या ये बातें क्लियर हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बहुत हार्ड चीज़ें हैं? बिल्कुल नहीं गाइज, बहुत बहुत आसान है। चलिए गाइज पहले आप इसको कॉपी कीजिए, और कुछ अब अच्छे सवाल मैं करता हूं जिसको मैं अपने इंटीग्रेशन में यूज करूंगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में अगर कोई चीज़ यूज होता है तो वहां पे हम कैसे उसे सॉल्व करते हैं उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। पहले कॉपी कीजिए। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। और गाइज कभी कभी ऐसे सवाल मिलेंगे जिसमें इंटीग्रेशन का यूज रहेगा, और उसमें किसी क्वांटिटी को वो छुपा लेंगे, या फिर किसी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे होंगे और फिर उसके यूनिट और डायमेंशन के बारे में चर्चा होगी। तो चलिए गाइज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, बट चलो मैं लिखता हूं, a² - x² की रूट अंडर, ऊपर मैं dx लिख रहा हूं, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है छोड़ो, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, a की पावर k साइन इनवर्स x अपॉन a, राइट। मैंने ऐसे लिख दिया, क्लियर है। अब आपसे ये पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इस k की वैल्यू पूछी गई है, जहां a क्या है और x क्या है, तो x इज द डिस्टेंस। अब a मैं नहीं बोलूंगा कि a क्या है, अब खुद सोचो कि ये a² में x² माइनस हुई है, तो कहीं ना कहीं a की जो नेचर होगी वही x की नेचर होगी, ये बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो x इज द डिस्टेंस, क्लियर है गाइस। अब आपसे पूछा ये गया है कि आप k का वैल्यू बताएं कि क्या होगा अगर ये इक्वेशन कहीं लिखा गया है, तो समझ पा रहे हो। अब बच्चों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर ये इंटीग्रेशन में आपने अलग से कभी बताया नहीं और इसमें सवाल आपने सेट कर दिया। गाइस समझने की कोशिश करें, इंटीग्रेशन एक ऑपरेटर है। इंटीग्रेशन क्या है गाइस? एक ऑपरेटर है, क्लियर है। लेकिन इसके अंदर की क्वांटिटीज है ना, अगर कोई किसी का यूनिट वगैरह है तो उसके ऑपरेटर लगाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, उससे ऑपरेटर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस इसके बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके बारे में बात करूं, अंदर के बारे में बात करूं, अभी इसके सिंबल को हमें नहीं देखना है, कोई मतलब ही नहीं उससे। अगर आप अच्छे से बात करें गाइस, तो ऊपर dx है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर dx क्या है। dx इज द वेरी स्मॉल चेंज इन x, आपको पहले पढ़ा रखा है, dx इज वेरी स्मॉल चेंज इन x। सो गाइस वेरी स्मॉल चेंज इन x मतलब दिस इज वंस अगेन अ डिस्टेंस, d into x इज नॉट dx एक साथ है वो। सो dx इज ए स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, सो बेसिकली ये डिस्टेंस ही है। और नीचे रूट के अंडर में गाइज ये डिस्टेंस का स्क्वायर है और माइनस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मैं LHS की मैं बात करूं, क्लियर है, मतलब इस साइड की बात करूं, तो इसके डायमेंशन लिखने की अगर मैं कोशिश करूं तो ऊपर क्या होगा L, और नीचे a² का मतलब हो गया L², और उसमें से फिर L² घटाएंगे नहीं गाइज, डोंट वरी,
इसकी जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन इसकी होगी और दोनों के माइनस का फाइनल डायमेंशन वही होगा। सो एल स्क्वायर लेकिन रूट अंडर है, तो फाइनली वी हैव एल एंड दिस इज एल। सो फाइनली एल की पावर 0, यानी कुछ है ही नहीं, 1 कर लेते हैं ज़्यादा बेटर है। यानी ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस। अब इस साइड में बढ़ते हैं, तो इस साइड में हमारे पास एक लंबी चौड़ी क्वांटिटी है जिसमें आपको एक नया क्वांटिटी दिख रहा होगा, साइन इनवर्स समथिंग। तो गाइस साइन इनवर्स समथिंग एक एंगल ही तो होता है, अगर आपको अच्छे से पता हो तो। अगर मैंने कहीं पे ऐसा लिख दिया साइन थीटा इक्वल्स कुछ भी लिख दिया, हाफ लिख दिया या फिर कुछ भी लिख दिया गाइस, तो थीटा इक्वल्स क्या लिखते हो? साइन इनवर्स 1/2 लिखते हो कि नहीं? यानी दिस होल इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट एंगल। ठीक है, लिखने के तरीके से डरना नहीं है। सो दिस होल टर्म इज व्हाट? एंगल। पूरा का पूरा क्या है गाइस? एंगल है। चलिए, उसका तो डायमेंशन होने वाला है नहीं, झूठ मूठ का दिख रहा है बस। तो RHS में अगर आ जाए, दो ही टर्म्स है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। सो 1/a, ए तो एक डिस्टेंस है, क्लियर ना? तो इसकी डायमेंशन पता तो नहीं है बट मैं ऐसे फिलहाल लिख देता हूँ, और इसकी तो 1 ही लिखेंगे, बगल में साइन इनवर्स का है। क्लियर है गाइस? समझ रहे हो अच्छे से? अब गाइस यहाँ पे देखो, मतलब कोई भी इक्वेशन के लेफ्ट राइट जितने भी टर्म्स हैं या प्लस से कनेक्टेड और भी टर्म्स हैं, सबकी डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। तो LHS में जो टर्म है उसकी डायमेंशन है ही नहीं, मतलब 1 है, और RHS में L की पावर माइनस के, तो हम लिख सकते हैं ना, कुछ नहीं है तो L की पावर 0 तो लिख ही सकते हैं ऐसे। अब पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, तो पावर सेम हो जाएंगी। सो K की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होगी तभी ना L की पावर 0 आ पाएगी, तभी तो 1 हो पाएगा। सो होपफुली मेरी बात समझ रहे हो गाइज? तो इंटीग्रेशन में जब भी कुछ हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको अंदर की चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्या मेरी बातें समझ रहे हो गाइज? तो ये चीज़ आपको समझनी है। हालांकि टेंशन नहीं लेना है, इंटीग्रेशन में ऐसे भी आपने ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है, वो ऐसे आने वाला भी नहीं है, डोंट वरी गाइज। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। कुछ और सवाल भी चाहे तो हम लोग सेट कर सकते हैं गाइज, लेकिन सारे सवाल जस्ट रिपीटिंग टाइप के होंगे, जो मैंने पहले बता रखा था जस्ट उसी टाइप का होगा। तो चलिए गाइज, मैं कुछ सवाल आपको दे देता हूँ, सवाल को आप ट्राई करेंगे घर पे। ठीक है, सब में जो अननोन क्वांटिटीज हैं A B C D वगैरह, उन सब की डायमेंशन बनाएंगे। ठीक है, मैं बहुत सारे सवाल सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो भी अननोन दिखेगा A B C D करके उसी का डायमेंशन आप बताएंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, एनर्जी A is written as यहाँ पे T टेम्परेचर है, राइट? T कहाँ? टेम्परेचर है। T इज द टेम्परेचर, V इज द वॉल्यूम, P इज द प्रेशर। पीछे से आप देख लेंगे, कॉपी कर लेंगे सबके डायमेंशन। ठीक है, और अननोन क्वांटिटी यहाँ पे C है और A है, राइट? तो आपको फाइंड करनी है एक बहुत ही फेमस इक्वेशन होता है, मैंने ऐसे लिख दिया P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस बी इक्वल्स RT, जहां R गैस कांस्टेंट है, T जहां टेम्परेचर है, P जहां प्रेशर है, V जहां वॉल्यूम। आपको फाइंड करनी है A की डायमेंशन एंड B की डायमेंशन। हिंट ये है गाइज कि इसमें R के डायमेंशन और T के डायमेंशन की कोई जरूरत नहीं होती है, अब अकल लगा लेना इसमें। ठीक है, क्या करना है? F इक्वल्स ARV प्लस
दिस इज P प्रेशर बाय B। क्लियर है गाइस, समझना अच्छे से। ऐसा कुछ दे रखा है, राइट। और जहाँ पे F तो फोर्स ही है नेचुरली, V जहाँ स्पीड है, R जहाँ रेडियस मान लो, किसकी रेडियस है छोड़ो, वो बस रेडियस समझो, डिस्टेंस टाइप का है वो। जहाँ P प्रेशर है, राइट। सो आपको फाइंड करनी है A की डायमेंशन एंड B की डायमेंशन। तो 3 सवाल मैंने गाइस दिया है और तीनों सवाल को आपको ट्राई करना है, कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। तो चलिए गाइस इसको कॉपी कर लीजिए और आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं गाइस जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि डायमेंशन एनालिसिस का या डायमेंशन का हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे, इसका यूज करके हम लोग क्या क्या निकालेंगे गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो, जो हम लोग जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में देखने वाले हैं।